एक्सीडेंट्स की भी अचानक से जो डेथ है वो तो हो ही रही है, और सबको मालूम है सडन डेथ जहाँ भी हो रही है ना, लगभग लगभग हर कोई ये जिक्र कर रहा है कि ये किसकी वजह से है, ये मालूम है सबको। अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसकी वजह से है, बल्कि एक आध आदमी मतलब मैं तो मेरा ऐसा काम हो रहा है कि मैं तो अगर गलती से भी किसी को फ़ोन करके पूछ लेता हूँ, भाई कैसे हो यार, ना ना वैक्सीन कौन लग रही थी, यार मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। मतलब उनको ये लगता है कि जनो मैनू ये कन्फर्म करने खातर पूछूं। तो ये तो खैर ठीक है, जनता सरकार मोर्चा वालों ने इस बात को इस लेवल तक लेके चले गए कि लोगों के कॉन्शियस में है। और आपको जानकर शायद मतलब खुशी होगी बड़ी और हैरानी भी कि आपको पता है कि एचपीवी वैक्सीन सिर्फ हरियाणा में बंद हुई है। पूरे देश में एचपीवी वैक्सीन के लिए अगर पूरे सबसे ज़्यादा अगर चिट्ठियां और मेल अगर कहीं गई हैं हमारे चीफ सेक्रेटरी के पास इसके डिटेल्स में, और हेल्थ सेक्रेटरी को जब इंफॉर्मेशन मांगी गई और जब तलब किया गया अवेकन इंडिया मूवमेंट की तरफ से, तो जो पहला ऑर्डर जो एचपीवी वैक्सीन को कैंसिल करने का हुआ है, वो सारी की सारी वैक्सीनेशन को रोकने का हुआ है, वो हरियाणा में हुआ है। तो सिर्फ हरियाणा में रुकी है कि यहाँ किसी भी बच्चे को अब कोई वो ड्राइव वापस ले ली है। तो जल्दी ही हम पूरे देश को भी आह्वान करेंगे कि सब के सब लोग इसके ऊपर अब मुहिम को मतलब और ज़्यादा बढ़ाएं और लोगों को जागृत करें। जागरण होने के बाद ये ज़्यादा देर तक देखो, अभी आजकल चारों तरफ भ्रम का माहौल बनाया जा रहा है, चारों तरफ। मतलब दिल्ली के चुनाव चल रहे हैं, दिल्ली के चुनाव के दौरान जो कुजलीवाल साहब हैं वो लगे हुए हैं लोगों को बहकाने के लिए, औरतों को 2100 रुपये देंगे ऐसा करके, ठीक है। और मोगली है वो लगा है अलग एंगल से लगने, कोई मतलब बहन के नाम पे, कोई माता के नाम पे कोई नई स्कीम निकाल के। अभी झारखंड के अंदर और छत्तीसगढ़ के एरियाज में, महाराष्ट्र में ऐसी योजनाएं लागू की हैं जहां घर की औरतों को डायरेक्ट बेनिफिट देने का प्लान उनका चल रहा है। पहले वो बेनिफिट देने का था बेसिकली सिलेंडर के नाम पे चला, फिर ये दिल्ली के अंदर फ्री टिकट के नाम पर चला कि भाई आपको ट्रैवल फ्री है, बस के अंदर आपको टिकट नहीं लगेगी महिला की। फिर ये डायरेक्ट कैश खाते में जाने का लगा। फिर बेटी, जैसे बेटी के जन्म के समय ही वो खाता खोल देते हैं कि आपके बेटी के जन्म होएगी, और सुकन्या योजना करके बेटी का स्कीम, वो असली पर्पस आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मेन पॉइंट आप समझिए। ग्रुप जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पर जो ग्रुप लोन दिया जा रहा है वो भी महिलाओं को दिया जा रहा है। महिला को टारगेट बना करके परिवार से तोड़ना, उसके दिमाग में पैसा घुसाना, और मतलब बड़ी लंबी डिटेल इसके अंदर निकल के आएगी। लेकिन मेन मुख्य बात यह है कि जो महिला का जो इंटरनल सिस्टम अगर खराब होता है तो उसमें टेंशन का बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर वो टेंशन में है तो अगर आपकी महिला ने लोन ले लिया है, घर की महिला ने, देखना आप गौर फरमाना जरा, आदमी घर का खर्चा नहीं चला पाएगा केवल तब महिला लोन लेती है, पहला पॉइंट ये है। या जब आदमी घर के खर्चे में योगदान नहीं दे रहा है और ऐसा कोई काम है जो महिला को करना है, जैसे अपने बच्चे की किसी कोचिंग के लिए या किसी ऐसी चीज़ के लिए पैसा चाहिए, और मान लो उसका हस्बैंड उसे नहीं दे रहा है उस टाइम पर, और वो कह रहा है कि अभी नहीं है, थोड़े दिन के बाद दूंगा, तो महिला सोचती है कि मैं अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला ले लेती हूँ लोन और बाद में इसको पे कर दूंगी। वो जो लोन है वो हर हफ्ते पे करने का हो जाता है। और आप लोग जो जितने भी पुरुष लोग हैं जिन्होंने लोन ले रखे हैं, उनको बड़े अच्छे से मालूम है कि इस महीने की किस्त कटने पर हम रिलैक्स नहीं होते हैं, बल्कि उसी टाइम टेंशन हो जाती है कि अगला नाड़ा आएगा अगले महीने में। मतलब किस्त कटते ही टेंशन हो जाती है अगले आने वाले हैं अगले महीने में। तो सोचो जो हफ्ते में जो किस्त आएगी उसका क्या हाल होगा, जो एक हफ्ते में देने वाली है। तो महिला जैसे ही उस ग्रुप लोन को ले लेगी, लेते ही वो उसको खर्च कर देगी। महिला जब खर्च करेगी तो
ज्यादा चांसेस हैं कि वो बिजनेस पर खर्च नहीं होगा, वो किसी खर्चे पर खर्च होगा जहां से आमदन नहीं होगी। आमदन नहीं होगी तो पे करने का स्ट्रक्चर एक टाइम पे बंद होने वाला है। जब पे होना बंद हो जाएगा उसी टाइम टेंशन डिप्रेशन सब चालू हो जाएगा और उसी टाइम पूरा परिवार टूटना चालू हो जाएगा। और जो मूल जो बिंदु है जिसके लिए ये सब किया जा रहा है, सबसे पहले डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन के बाद घरों में कलेश, कलेश के बाद महिला को काम करने के लिए फिर बाहर निकालना, महिला को घर से बाहर निकालने के बाद जो रविंद्र ने बताया है, अगर आपको अपनी महिलाओं का भविष्य जानना है कि आपकी महिलाएं आने वाले वक्त में क्या करने वाली हैं, तो कुछ मत करो, अपने ज़िंदगी के 2 दिन 3 दिन गुड़गांव के जीबी रोड पे लगाओ। गुड़गांव का जो वो है, सॉरी ये गुड़गांव मानेसर जाता है जो रोड, या तो उधर, या गुड़गांव फरीदाबाद का है जो उधर, या वो जो पलवल वाला रोड है वो रोड पे एक बार जाओ, जहाँ जहाँ ये बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के दफ्तर बने हुए हैं, एक बार वहाँ जा कर के अपनी लड़कियों को जरूर देख कर आओ। वो अपनी ही लड़कियाँ हैं, मतलब कोई सिक्किम से आई है, कोई हिमाचल से आई है, कोई चंडीगढ़ से आई है, उनके माँ बाप सोच रहे हैं हमारी बेटियाँ वहाँ पढ़ने के लिए गई हैं, या वो सोच रहे हैं हमारी बेटियाँ वहाँ किसी कंपनी में जॉब करने के लिए गई हैं। एक बार जा कर के देख के आओ, आपको पता चलेगा। मतलब मैं बोल नहीं सकता यहाँ स्टेज से, क्योंकि 80-90% लड़कियाँ तो ऐसा काम कर रही हैं जिसके बारे में बोला भी नहीं जा सकता, और वो बाकी की 8-10% भी फिर उसी में लपेटी जाएंगी जो बच गई हैं जो। और मैंने परसेंटेज जानबूझ के थोड़ी सी कम बोल ली है असलियत से, वरना बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। ये जो फेमिनिज्म का जो गेम खेला इन लोगों ने हमारी महिलाओं के साथ में, ये सब बीज खत्म करने का ही खेल है। ये सारा बीज के ऊपर अटैक है, और इसको पैसे के माध्यम से अब परिवारों को तोड़ा जा रहा है। इन्होंने देखो कितनी बड़ी साइकोलॉजी लगाई है। देवीलाल ने पहली बार परिवार तोड़ने का काम किया था बुढ़ापा पेंशन दे करके। बुढ़ापा पेंशन देने का, बुढ़ापा पेंशन ने आज तक परिवार में कुछ भी सहयोग तो दिया नहीं भाई, क्यों जी? ये बताया गया कि बुजुर्गों को सम्मान नहीं जी भाई, सम्मान नहीं। सम्मान, अगर आप किसी को पैसा देना सम्मान होता है, ये मुझे मतलब मेरी समझ से बाहर की बात है। या फिर इसको ऐसे कहो कि उस आदमी ने अपना पूरा जीवन समाज को दे दिया हो, उसकी औकात 100 रुपए की थी बस, इसको आप ऐसे बोलो है भाई, उसकी औकात 100 रुपए महीना थी बस, उतना ही सम्मान था उसका। कोई लॉजिक ही नहीं है 2000 रुपए 3000 रुपए को सम्मान बोलना। और अब तो सब पता चल गया कि ये रुपया है ही नहीं है, तो इसको तो सम्मान आप कैसे कह सकते हो? अब तो ये पता चल गया कि ये दरिद्र नारायण है। दरिद्र नारायण बोलते हैं इसको, वर्मा जी बोलते हैं जिसके घर में ये चला गया और जिसने अपने जीवन में इसके लिए काम चालू कर दिया, जिसको अपन दरिद्र नारायण बोल रहे हैं ना, वो उसके लिए जब काम चालू कर दिया तो समझो उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। पूरा परिवार बचा ही नहीं है। सब परिवारों के झगड़ों का कारण आप चेक करोगे, दरिद्र नारायण मिलेगा। जिसके घर में असल धन है, जिसके घर में डंगर जितने ज़्यादा हैं उतना ही परिवार संगठित मिलेगा आपको। जितने घर में सेहत अच्छी है सबकी, तो ऑब्वियसली आपका परिवार संगठित मिलेगा। देखो मतलब जो परिवार टूटे हुए हैं उनमें बीमारियाँ, ये रुपया कागज़ बैंक वाला, और मतलब वो प्लॉट में, वो मकान पे नहीं रहते मिलेंगे, वो फ्लैट में रहते मिलेंगे ज़्यादातर। मतलब उनका जो पर्पस है वो या फिर उनकी मेंटालिटी उसी टाइप की मिलेगी जो प्रकृति से दूर रहने की है। तो आप सब लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए। दूसरा जो बिंदु है यहाँ पर वो है कि आप जो लोग यहाँ पर अपने कर्जे के मसले पर आए थे,
आप में से किस किस ने वो फॉर्म भर दिया है? रात को मैंने कल नंबर दिया था आप सब लोगों को। कोई नया बंदा तो नहीं आया है जिसको नंबर नहीं पता है अपना जेएसएम का आवेदन वाला? जिसको नहीं मालूम है? मालूम नहीं है? बैठे रहिए बैठे रहिए। जिसको नहीं पता है वो नंबर ले लेंगे। मैं आपको नंबर दोबारा से बोल देता हूँ, 7696, फिर से 76 मैं दोबारा से बोल देता हूँ, 7696627656। आप पड़ोसी भी दे देगा आपको आपके आसपास का, लेकिन पॉइंट ये है कि इस पे आप अपना फॉर्म भर देंगे, आपका आवेदन तो बन के आ जाएगा। आवेदन के बाद की प्रोसेस है जो इम्पोर्टेंट है। अभी मैं बाहर खड़ा था तो मुझे पता चला कि कैथल वाले लोगों ने एक बड़ा और मतलब कमाल किया है कि वो अपने एक साथी की पिछले 6 महीने से बंद पड़ी, मतलब उनके पास यार्ड वालों के पास बंद पड़ी, बैंक वालों के पास उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ था, एक जेसीबी छुड़वा के ले आए हैं। अभी क्रेन छुड़वा के ले आए हैं, जो कभी भी नहीं छोड़ रहे थे। वो बता रहे थे कि भाई वनो का होते, पहले तो बोले कि कितने 10 लाख रुपए लगेंगे, पहले 10 लाख रुपए मांगे हैं। पहले 10 आपकी थी, इनकी थी। कहाँ थी वो? बद्दी में, बद्दी हिमाचल में पकड़ रखी थी। पहले 10 लाख रुपए मांगे, फिर 6 लाख रुपए मांगे, फिर 1 लाख पा गए, और फिर जब दिन दिहाड़ा ने बोले भाई किसी ने बताइयो ना हम न्यू ले आए हैं। भाई किसी को बताना मत कि हम ऐसे ही ले आए हैं। न्यू कब थे? चुप देसी ले जाओ बस, रोड़ा ना भाई। मतलब आप सोचो, पुलिस प्रशासन साथ नहीं दे रहा और कोई भी साथ नहीं दे रहा, सिर्फ अपनी समझ के दम पे, सिर्फ समझ और कुछ नहीं। और फिर बैठे बैठे दूर बैठे बैठे लोग, भाई इस 30 लाख जो से 10 लाख रुपए इस पे मांगे थे, हम तो परसेंटेज भी नहीं मांगते। मांगी किसी ने? ठीक है, नहीं किसी ने नहीं कुछ मांगा। ये इसलिए नहीं हो रहा, ये तो सिर्फ आपको, ये तो आप लोग खुद ही कर रहे हो, सिर्फ अपनी समझ के दम पे। किसी की जरूरत नहीं है असल में, लेकिन आपको जरूरत अपना जीवन में आगे बढ़ने के लिए समाज में एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी। ये एक संदेश हम लोग यहां से देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम जब अपना व्यवस्था परिवर्तन के लिए जब आगे बढ़ेंगे तो हमें एक दूसरे के साथ की जरूरत पड़ेगी। वहां जब चीटिंग आएगी तो प्रशासन आएगा, समझ गए ना? और प्रशासन का मतलब शोषण है। ना तो टीचर आपके लिए बैठा है प्रशासन में, ना वकील आपके लिए बैठा है, ना पुलिस वाला आपके लिए बैठा है, ना जज आपके लिए बैठा है। उस प्रशासन में डीसी, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, कानागो, कोई दिखा है आपने वो आपके लिए बैठा कोई भी आदमी? तो अपने को अपनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि इनमें से किसी की जरूरत ही नहीं है, भागो तुम लोग। भाई तहसीलदार का काम क्या है? रजिस्ट्रीकरण का है ना। अपन रजिस्ट्री का नाम ही खत्म कर देंगे, जिस पे जो नेचुरल कुदरत का नियम क्या है, जिसका कब्जा ओए मालिक, बात खत्म। ले तेरे कागज लेकर घूम तू। पक्का इलाज बांधने का तरीका है इनका अपने पास। पक्का इलाज मतलब आपने लोग न्यू कुकर होगा, स्कूल वाले काट देंगे तो अपना स्कूल नहीं बना सकते आप? बताओ, बना नहीं सकते के? अरे भाई चल जनता सरकार मोर्चा वाला भाई देवेंद्र बलारा किलकी मारन लाग रहा है कि भाई देवेंद्र बलारा एक गुरुकुल या शिष्य कुल खोलेगा, सारा तो को नहीं मिलता उसमें दाखला। ये तो पक्का है भाई। जब आवेदन के केस में या कर्जे के केस में आप सब में से, सब के लिए तो मैं नहीं कर रहा हूं कुछ भी, तो अपनी जैसी भी आपको लिया है कि नहीं लिया है, तो अपना स्कूल नहीं अपने आप खोल सकते। नॉलेज देने लाग रहा ना, मैं बताने लाग रहा भाई स्कूल में पढ़ाने के लिए कैसा टीचर चाहिए। एजुकेशन की ट्रेनिंग है अपने पास, एजुकेशन की ट्रेनिंग, इसके बाद इस अगली ट्रेनिंग
जोन से टीचर अपने नको भाई जोन सा JSM तक पास हो रहा है उसकी तो पक्की नौकरी है स्कूल में, जो यार तक पास होगा जा रहा है। हम सर्टिफिकेट न्यू बिन दिन दे कागज का बना के देवांगे ना, हमारा सर्टिफिकेट तो आज दे दिया कल ना उल्टा ले लेंगे, जैसे ही उल्टा रहा चलेगा, ठीक है ना। परमानेंट कोई सर्टिफिकेट नहीं अपना भाई, आज हमारे साथ है, आज नाम लेने लाग रहे, कल ना नाम लगा, कल ना नाम लेकर कहोगे ना गलत है भाई, मन कहो मन कह दो, अपना कोई हो नहीं। मैं गलत करूं मैंने बताओ भाई, या तो मैं सुधरूंगा। देखो गलती के दो कारण होते हैं आदमी के, या तो वो करता है मजबूरी में, मतलब गलती कह लो या गलत काम कह लो, मजबूरी में करता है, और या फिर अनजाने में। मजबूरी में कर रहा है, ऐसा कोई इतने लोग साथ हों जिसके उसने मजबूरी की, वो कोई मजबूरी नहीं होती, ठीक है ना। जिनके साथ इतने सारे लोग साथ लग रहे हैं उसकी कोई मजबूरी नहीं होती गलत काम करने की। लेकिन अगर वो अज्ञानता में कर रहा है, मेरे को नहीं मालूम है कि मैं गलत कर रहा हूं, मैंने जैसे ही मालूम पड़ेगा मैं छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ूंगा तो मैंने छोड़ दो, बहुत आसान है। हम इसीलिए अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बना रहे हैं किसी को, हम आप सब लोगों को इंडिपेंडेंट नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि मुक्ति का मार्ग केवल और केवल ज्ञान है, केवल समझ है। और संगठित रहने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आपको बिल्कुल बाजू में बाजू पकड़ के हाथ में हाथ पकड़ के रखना है। संगठित का यह मतलब बिल्कुल नहीं है। संगठित का मतलब है कि हम जिस मिशन पे काम कर रहे हैं, जैसे अगर मैं यहां से बैठकर बोल रहा हूं कि हम सबको ऐसी व्यवस्था बनानी है जिसमें सबके लिए जगह हो, तो आपको भी ऐसी व्यवस्था बनानी है जिसमें सबके लिए जगह हो, तो आपका और मेरा तरीका काम करने का अलग हो सकता है। तो हम लोग अलग होते हुए भी संगठित हो सकते हैं। कई बार हम अलग, अब यहां से वहां जो जहां खाना अपना मिलता है वह बन रहा है, वहां तक जाने के ही 3 रास्ते हैं, यहां से वहां तक जाने के। तो मतलब जब मैं यूं कह दूं कि इस एक राह तक चलोगे तो ही संगठित दिखाई दोगे, दूसरा राह चले गए तो तुम संगठित नहीं, ऐसे तो गलत है ना। अरे जिसको ठीक लग रहा है इस रास्ते से निकलना वो इस रास्ते से निकले, जिसको लग रहा है इससे निकलना, कोई कह रहा मैं तो रोड पर ना आऊंगा सड़क पर ना, तो आ जाओ, क्या दिक्कत है। मकसद वहां पहुंचने का है, कोई जल्दी पहुंच जाएगा, कोई देर से पहुंच जाएगा, वो अलग होना नहीं होता, बस ये समझना है अपने को। इसलिए इस बात से बिल्कुल नहीं घबराना है कि भाई शुरू में अभी तो इतने लोग आ गए थे, फिर जब कोलदाई वहां पे उसाड़ी मतलब कोई ताड़ा तोड़न वाली या फिर कोई गाड़ी ले गए, उसमें आपने क्या लगा है अग भाई ये जुड़ से रात ने 12 बजे फोन करे हैं और 9 बजे भी फोन कर दे पहुंचे पावे हैं ये सहायता के लिए, आप लोगों के लिए आ रहे हैं। इनने स्वाद आवा इस काम में, कद नहीं सोच रहे हो यहाँ अपने स्वाद में फिर हैं, ये लीलाराम कद समाज समुद्र खातर कौन फिर दे, अपने स्वाद में फिर हैं हम, अपने स्वाद में फिर। तो हम तो टोरे कौन किस किस ना हो रहा है यू काम करने में स्वाद, ठीक है ना। वरना अच्छा काम कौन नहीं करना चाहता, सारे काम करना चाह, पर वो काम करके किसी किसी ने शर्म आवे, किसी किसी ने डर लग गए, वो को नहीं निकलता करता बाहर। कोई कोई पैदाइशी बेशर्म हुआ हमारे की तरह, गाड़ खा खा के फिर भी नहीं खड़ा रहा है। क्यों? ये कौन से हैं पता है, ये जितने हैं जुड़ से हैं रोज इन बेशर्म जिन नाम कहने लग रहे, ये वह सारे कान पकड़वा के पिटिया करते क्लास में। भाई बताओ हाथ खड़ा करके, झूठ बता रहा सही कह रहा हूं, सही कह रहे नहीं। ये सारी क्लास के शाम पिटे हुए कान पकड़वाया कहना रोज घर क्या की गाड़ खावे, पड़ोसिया की भी खावे, फिर भी उनका करें। ये वह हैं, मतलब कति कोई रोड़ा को नहीं, मतलब ना ना, बल्कि उन्हें पता हो है कि आज मास्टर टेस्ट लेवेगा, उदन 4-4 5-5 कच्चे पैर का जाऊं, उन्हें पता हो है कि आज पिटांगे। मतलब यो काम करनी है ना, पहला है पता कि थारी गेल के होएगा, कत्ती घबराने की जरूरत नहीं है आपने। कोई तो किसी पे शान नहीं कर रहा, कोई सा भी आड़ा इनमें था, ये सब अपने अपनी बड़क में अपने अपने उसमें है। और हमारा मकसद ही यो है
इसे इसे मानस टोन का, और हर शहर में जाकर किलकी मारा 3-3 दिन नाराज हो रहा है, कोई सा हो तो आ जाओ, कोई सा हो तो आ जाओ। तो पहले थोड़े कम आवे, थोड़े ज़्यादा आने लग जाएंगे, आगे थोड़े और ज़्यादा आवेंगे, और एक दिन सैलाब आओगा देखना, क्योंकि इस काम में असल में आवे है मजा। वह जुन से शर्मावे नहीं, वह 1-2 दिन जुन से शर्मान लाग रहे नहीं, उन्हें 2 दिन धक्के ते ले जो, उनका गरांची लगना बंद हो जाए, तीसरे दिन घर खान ना आवे उन्हें। मतलब जो कर 3-4 दिन हो जाए नहीं, तो आपस में फोन करके कहेंगे, अरे आया नहीं किसी का फोन भान। तो वो ऑटोमेटिक है यो। इसलिए ज्यादा इसको ये मान के मत चलो कि ये जैसे हमारे जो है ना, ये किसी के लिए बहुत ज्यादा काम करने लग रहे हैं। ये वो कर रहे हैं जो हमारे पूरे समाज को करना ही चाहिए, सबको ही करना चाहिए। कि किसी दूसरे के साथ अगर गलत हो रहा हो तो हम में से हर एक व्यक्ति को बोलना चाहिए। लेकिन हम बोलते इसलिए नहीं है क्योंकि हमको बोलना सिखाया नहीं गया, हमको स्कूल में बोलना नहीं सिखाया, हमको स्कूल में चुप रहना सिखाया जाता है। आप अगर गौर से देखो, कीप क्वाइट, मतलब एक बार स्कूल में मैडम कितनी बार कीप क्वाइट बोलती है, इसको सोच देखो आप जरा। छोटे से बच्चे को बचपन से, नर्सरी क्लास से अगर एक शब्द दिन रात बोला जाता हो, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, ऑटोमेटिकली बेचारा कीप क्वाइट हो जाए, कुछ बोलना बंद कर दे। आप आड़त रोज का बोलो बोलो, आपा ने कहा बोलो, अरे नु कहा बोलना को नहीं आंदा डॉक्टर साहब। मैं बोला सुनो सुनो, आप सिर्फ मेरी वो वीडियोस को ध्यान से सुनो, बार बार सुनते रहो। रोज वीनू दिखता हो ना कि यार रिपीट हुआ है, फिर भी सुन लो, उसने सुनते रहोगे ना। देखो मतलब ऐसी तो वीडियो में कोई शब्दावली ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको बुरा फील होता हो। कनेक्टेड से फील करोगे आप आपस में, जब कनेक्टेड से फील करो उसको सुनते रहो। और फिर यो विकास बैठा है भाई, ये ने जब अपने गांव में जागृति करी तो ये शुरू में मेरे तक पूछने लगे थे कि भाई गांव में क्या कहूँ हम, भाई हमने गांव वालों को क्या बोलना है। मैंने कहा वह ट्रेनिंग सुन लो, बेरा लग जाएगा। वह ट्रेनिंग सी सुनी या ये बातें सुनी, बेरा लग गया अपनी मतलब का काम कि भाई ये जो सामने बंदा बैठा है, यो अनपढ़ है, यो बुजुर्ग है, इसका तजुर्बा इतना है, यो जवान है, यो भी पढ़ने लग रहा है। सामने बैठे आदमी को देख करके ही हमें पता चल जाएगा कि हमें बोलना क्या है। और फिर जब देखो लोन वाले मसले पर भी कि ये बैंक वाला है, कि ये पुलिस वाला है, कि ये प्रशासन का आदमी है, कि ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, या फिर ये लेमैन कोई वैसे गांव के आदमी हैं, उनको देख के ही मालूम पड़ जाएगा कि हमको कहना क्या है। बस अंदर पता होना चाहिए। ये दोनों जगह काम करता है। जब वो लोग आपको कीप क्वाइट रखते हैं तो वो आपको चुप रहने में भी मदद करती है। और यहां हम जो बात कह रहे हैं कि बोलो 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 और सुनो, तो वो वहां भी काम करती है। जब जरूरत पड़ेगी, उनका ज्ञान ज्यादा होगा तो आप ज्यादा चुप रहोगे, और अगर अपने वाला समझ में ज्यादा आ गया होगा तो फिर ज्यादा बोलोगे। मतलब ये एक बड़ा सिंपल है। तो आपको अपने बैक ऑफ द माइंड ये रखना है दिमाग में कि आपको बोलना सीखना है कि आपको चुप रहना सीखना है। और बोलना सीखने में यदि आप लॉजिकल बोलना चालू करोगे तो फिर आप अटकोगे कहीं ना कहीं, फिर आपका सवाल अटकेगा। सवाल अटकेगा तो फिर आप सवाल पूछोगे। सवाल पूछना चालू किया आपने, उसी टाइम आपको बातें समझ में आना चालू हो जाएंगी। जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम आपके बोलने पर ज्यादा फोकस देने की बात करते हैं। तो एक तो 5 तारीख को फिजिकल मीटिंग रखी है हमने रोहतक के अंदर। वहां से हम अपनी एक टीम तैयार करके निकालने वाले हैं और अगले रणनीति के ऊपर काम करेंगे कि अभी तक कितने मानस हैं जो खुद फिजिकल मीटिंग में शामिल होने के लिए आने लग गए हैं, उससे तय होगा।
जो ट्रेनिंग नहीं ली है जिन लोगों ने कंप्लीट, मतलब ट्रेनिंग, ये 3 दिन की ट्रेनिंग तो एक तरह से स्टार्टिंग है। आप लोगों को तक 3 दिन तो बैठन लग गए, इवन 7 दिन बिठा के दिखावांगे। भाई देखो, किसान आंदोलन 13 महीने तक वो लोग बॉर्डर पर बैठे रहे। अपने अंदर अगर इतना सब्र नहीं है कि इस लड़ाई को इस लेवल पर ले जाओ, मतलब आप जब कोई बड़ी लड़ाई लड़ने लगो तो सब्र तो होना चाहिए ना हमारे अंदर। कितना सब्र है, मतलब सामने वक्ता जो बोल रहे हैं उसके साथ कई बार आप कनेक्टेड फील करते हो, कई बार आप कनेक्टेड फील नहीं करते हो। तो जब आप वहाँ कनेक्टेड नहीं करते और तब भी आप उसको सुन करके उसमें से अपने काम की चीज़ अगर निकाल रहे हो तो मैं समझता हूँ ये बड़ी बात है। तो आपका जो काम है वो ये है कि यहाँ से आप अपने अंदर एक अलग सब्र इंट्रोड्यूस कर रहे हो इस 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद। फिर आप अपने जो आसपास जो लोग आए हैं उनसे इंट्रोडक्शन आपका हो गया, उनसे आपका संपर्क हो गया, कुछ लोगों से पहली बार मिले। ये मिलाने का सिलसिला हमारा कंटिन्यूसली जारी है। जब जेल से बाहर आए थे तो उसके बाद हर जिले में हमने मीटिंग की थी, ओपन अनाउंसमेंट किया, बोला कि आइए आप लोग, हम आपको मिलवाते हैं। फिर जिले के साथी आए, उनमें से कुछ साथी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ चले गए, कुछ साथी किसी के साथ चले गए, कुछ कहीं चले गए। वो ओवर द टाइम, आज की टाइम पर भी बहुत सारे संगठन हैं जो काम कर रहे हैं। तो किसी को लगता है कि यो कर्जे वाला मसला काम का नहीं है तो वो अपने से अलग हो गए। किसी को लगता है कि यो देवेंद्र खाम खाई अपनी अपनी चलावे इसलिए अलग हो गए। किसी को लगता है, मतलब वो सबके अलग अलग, क्योंकि हर किसी का अपना फंडा है कोई काम शुरू करने का। जब उसका वो फंडा क्लियर नहीं होगा या फिर उसका वो टारगेट अगर मतलब वहां से हल नहीं होता दिखाई देगा तो वो किसी ऐसी जगह तलाश करेगा जहां उसका वो मकसद पूरा होता होगा। आदमी को जो चाहिएगा वो जब तक मिलेगा वो तब तक इस संगठन के अंदर रहेगा। तो इसमें बुरी बात क्या है? मान लो है जो चाहिए वो मिल रहा है, ले लो, और उसके बाद आपको लगता है कि आप कर रहे हो तो आप वहां करो। क्योंकि इस दौरान जब तक आप अपने बीच रहोगे, आपको जो बातें हमने बताई हैं, देखो किसी भी साथी को, चाहे हमारे साथ रहा हो, चाहे हमारे खिलाफ रहा हो, चाहे थोड़े दिन रहा हो, थोड़े ज़्यादा दिन रहा हो, हमने चीट करना किसी को नहीं सिखाया। जितना सिखाया हमने बोलना ही सिखाया, नॉलेज ही दिया है, समझ ही दी है, सारी बात समझ दी, सारे मुद्दे दे दिए। और वो जा करके अपना संगठन बना के भी अगर संगठन समाज के अंदर जाएगा तो भी इन्हीं मुद्दों पे बोलेगा तो काम तो मारा ही करा है? तो मतलब कोई बुरी बात नहीं है, मैं समझता हूं। बल्कि जब पेड़ से जब एक शाखा जो है वो पूरी संभलती नहीं है तो उसकी शाखाएं इधर उधर दूसरी टहनियां निकलनी शुरू हो जाती हैं, वो अच्छी बात है। वो पूरा तना तना अगर बन जाएगा तो पेड़ भी कुछ खूबसूरत नहीं लगेगा, तो उसकी टहनियां होनी ही चाहिए। तो अगर आप लोग अलग भी होते हो, मतलब आप में से ही कुछ लोग अगर अलग भी होते हैं भविष्य में, तो आपसे कोई शिकवा गिला नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, अच्छी बात है। मतलब हम तो चाहते हैं कि मतलब आप लोग इकट्ठे ना रहो, समझ गए ना? जैसे बाबा नानक ने कहा था ना, जहां भी अच्छे लोग मिले उनको बाबा नानक आशीर्वाद देते हुए चलते थे कि जाओ उजड़ जाओ। उजड़ने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अच्छाई जितनी ज्यादा फैले, जितनी अलग अलग रहे, उतना अच्छा है समाज के लिए। ये सारे अच्छे लोग एक जगह पे बैठे, पांचों जने एक गाड़ी में चल रहे हैं, तो उनका क्या फायदा? पांचों न्यारी न्यारी 5 गाड़ियां में चलो और उनमें जितने लोग और निकम्मे बैठे हैं उन और समझा दो, उसमें फायदा ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो इकट्ठे रहने में नुकसान है समाज का, अच्छे लोगों का इकट्ठे रहने में समाज का नुकसान है। इसीलिए अच्छे मानसा ने, मैं तो नहीं कहूंगा तुमने, तो मैं इकट्ठे होने नहीं दूं। समझ गए ना? तो जुन से लोग नु कहे कि इकट्ठे रहा करो, आपा उल्टे काल चलना ना, जमा नहीं रहने दे। इकट्ठे रहना नुकसानदायक है। तो इसलिए हम सब लोग अपने अलग अलग, जहां भी हम रहें, अपने समाज के लोगों को जगाएं इन मुद्दों पर। बहुत से मुद्दे क्लियर नहीं होते हैं 3 दिन की इस यात्रा में। तो आप सब में से कितने लोग हैं जिन्होंने 3 से ज्यादा ट्रेनिंग अटेंड करी हैं? एक बार हाथ खड़े करो, अब हाथ नीचे करो। कोई ऐसा है जिसको 3 या 4 ट्रेनिंगों में
बिल्कुल न्यू की न्यू ट्रेनिंग मिली और कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं जाने का मिला, एक भी नहीं। कोई है जिसने पता लगा हो कि हर ट्रेनिंग में नई बातों का पता चला? पर देख लो भी ले, हर मिनट नई नॉलेज समझ रहा है। आप इस बात को समझिए जो मैंने ये बात बोली है। आज 42वीं ट्रेनिंग है और YouTube के ऊपर लगभग 1500 से ज्यादा वीडियोस हैं। किन्हीं भी वीडियोस में सेम चीज रिपीटेड नहीं मिलेगी। तो अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग गहराई से बात करने को जब मिल जाए तो टॉपिक ही खत्म। हमारा एक सेशन मोहाली वाली ट्रेनिंग में तो हमने इसी को टारगेट लिया था। देखो 3 लाइनें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहला कि सुबह से लेके रात तक, जन्म से लेके मृत्यु तक आप जो भी करते हो वो आप खुद करते हो या आपसे करवाया जाता है सिस्टम के द्वारा। आप एक बार इसका पहले विश्लेषण कीजिए, इसको आप एक बार थोड़ा डिटेल में जानिए कि जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हो आप उसी में पढ़ाना चाहते थे क्या? समझ रहे हो ना बात को? मतलब अपने बच्चे को जिस स्कूल में अभी पढ़ा रहे हो वो उसी में पढ़ाना चाहते थे क्या? अगर आज आपकी आमदन 1 लाख रुपया महीना हो जाए तो उसे में पढ़ाओगे? या आज अगर दिहाड़ी अगर जो है वो मतलब खत्म हो जाए और 1 पैसा ना कमाता हो, क्या तब भी उसी में पढ़ाओगे? यानी कि आप जो कर रहे हो वो मजबूरी में कर रहे हो, यानी उस स्कूल में आपको पढ़ाना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ हम सारे लोग मजबूरी में अपने बच्चे को उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं जिसमें भी हम पढ़ा रहे हैं। हम सिर्फ जितने ये लोग बैठे हैं ना, ये भी अगर बैठ के तय कर लें कि हम अपने सभी बच्चों को मजबूरी में नहीं पढ़ाएंगे, चलो मिलकर के एक स्कूल बना लेते हैं, तो भी आप फायदे में रहोगे। क्यों? तो सोचो आप जब ये मोर्चा बड़े लेवल पर जब कुछ करेगा तब कितने लाभ में रहेंगे हम। और हम तो ये वाला विचार प्रत्येक गांव को देना चाहते हैं कि गांव का प्रत्येक व्यक्ति जब ये मानने लग जाए कि हमको अपना बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल गांव का हो या पड़ोस का हो, हमने अपना बच्चा उस प्राइवेट स्कूल में मजबूरी में नहीं पढ़ाना। दन फूकना हो फूक लो, लेकिन अगर एक स्कूल की फीस है 4,000 रुपये महीना और एक स्कूल की फीस है 10,000 रुपये महीना और एक गांव का स्कूल है जो कि गांव में ही गांव की मदद से ही चलता है, गांव का जो सामूहिक जो स्कूल है उस स्कूल में कोई फीस नहीं लगती है, हम सिर्फ उसका जो खर्चा है वो बांटते हैं और वो थोड़ा सा है, महीने का 1,500 रुपये। अगर हम उस 1,500 रुपये महीने वाले स्कूल की पढ़ाई का जो स्तर है वो उन दोनों से अगर हम बेहतर कर दें और उसके बावजूद भी कोई आदमी अगर 10,000 रुपये वाले स्कूल में पढ़ाता है तो वो 100 बार पढ़ाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लेकिन वो मजबूरी में ना पढ़ा रहा हो, उसको पता हो कि भाई इस गांव वाले स्कूल में अगर बच्चा पढ़ेगा तो 100% रोजगार की गारंटी है और प्राइवेट में पढ़ेगा तो 100% नौकर बनेगा। मतलब वहां उसके हर हाथ को काम मिलेगा और वहां वो नौकर बनेगा। वहां तो आपको कंपटीशन में जाना पड़ेगा जो प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई है, और जो गांव के स्कूल की पढ़ाई है वहां कंपटीशन नहीं, वहां को एग्जिस्टेंस में जाना पड़ेगा, वहां सह अस्तित्व में, कि मैं आपके बच्चे के साथ कंपटीशन करके सह अस्तित्व की उस भावना को मजबूत नहीं कर सकता। मैं खुश नहीं रह सकता आपसे आगे भाग करके, आपसे दौड़ करके, आपसे अलग रह करके ज्यादा दिनों तक हम सरवाइव नहीं कर सकते एक दूसरे से, अकेला नहीं जा सकता। आदमी को आदमी के बारे में जब पढ़ाया जाता है तो पहली लाइन बोली जाती है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम सामाजिक प्राणी हैं, हम समाज में ही रहकर खुश रह सकते हैं, हम झुंड में ही रहकर खुश रह सकते हैं। अगर आपके लिए पॉपुलेशन को प्रॉब्लम बताया जा रहा है तो वो षड्यंत्र का हिस्सा है। पॉपुलेशन समस्या नहीं है बल्कि पॉपुलेशन समाधान है। हमारे पास जितने लोग हैं समझो हर आदमी के पास अपना एक दिमाग है, यानी 135 करोड़ लोग यदि अपनी पॉपुलेशन मान ली जाए तो 135 करोड़ दिमाग हैं और 270 करोड़ हाथ हैं। तो समस्या वो नहीं है, समस्या है जो संसाधनों का बंटवारा है वो गलत हो रखा है। संसाधनों पे कब्जा कुछ लोगों का है और वो कब्जा परमानेंट चाहते हैं,
इसलिए हम लोगों को प्रॉब्लम बताया गया कि तुम लोग तो प्रॉब्लम हो। जो आदमी प्रॉब्लम बता रहा है जनसंख्या को, उसको बोलकर देखो कि देश की जनसंख्या घटाने के लिए तू एक काम कर, सबसे पहले अपने परिवार वालों का नाम काम तमाम करके बता, फिर अपना कर, चल तने तो निपटा दिया, फिर देखेंगे। वो ये कहता है कि अगर आप लोग किसी इंजेक्शन से अगर आप लोग टपक रहे हो, अगर आप एक्सीडेंट्स में अगर आप मर रहे हो, अगर आप कैंसर से आप मर रहे हो, या आप कुछ और चीजों से आपका काम तमाम हो रहा है, वो कहते ठीक भी तो है, पॉपुलेशन भी घनी हो रही है। मतलब उस आदमी का लेवल कितना घटिया होगा, कितना गंदा इंसान होगा वो आदमी, जो किसी और के आदमी के मरने को अच्छा कह रहा है क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वो जो है वो उनके मंदिरों के चक्कर काटता है, वहां उनकी सलामती की दुआएं मांगता है, वहां पे प्रार्थना करके आता है, वहां अपने लिए जगराता करता है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए वो ऐसा करता है। सोचो वो किस टाइप का आदमी होगा। और बहुत आसान है कितनी ही बड़ी पॉपुलेशन को संभालना, यदि हमको काम करने का तरीका आता हो। काम करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, हमको अपना स्ट्रक्चर फैमिली रूप में लेकर के जाना चाहिए। अपना स्ट्रक्चर फैमिली का स्ट्रक्चर बना दो। मतलब कैसे कि जैसे ये 20 लोग, ये 15 लोग हैं, 15-20 लोगों की एक फैमिली बड़े आराम से रह सकती है। 15-20 लोग एक फैमिली का रूप ले लो। मतलब जैसे ही आप लोग उस फैमिली का रूप ले लेते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ होनी चालू हो जाती है। फैमिली का पर्पस एक दूसरे की ग्रोथ में एक दूसरे की मदद करना है, एक दूसरे के विकास में एक दूसरे को मदद करना है। यह फैमिली का मेन रोल है। परिवार का असल रोल यही होता है। तो अब एक फैमिली ये हो गई, एक फैमिली ये, अगर जितने लोग यहां बैठे हैं इनमें से मैं मान के चलूं कि भाई अपन 50 फैमिलियां बना दी अपन ने यहां, ये 50 फैमिली फिर से 50 के 50 फैमिली की तरह काम करने चालू कर दो। मतलब क्या हुआ कि ये 20 लोगों की एक फैमिली हो गई, उनका एक प्रधान हो गया, दादा हो गया एक घर में, दादा एक हो गया, तो ये 50 फैमिली होगी, 50 लोग हो गए तो 50 दादे हो गए। 50 दादा की एक फैमिली बना दो, या 20-20 की फिर 2 बना दो, नहीं समझेगे? 20 दादा की एक फैमिली, उनका एक दादा बना दो, क्या दिक्कत है? ये फैमिली स्ट्रक्चर बड़ा गजब सिस्टम है। हमने जब अपना जो गुरुकुल का जो कॉन्सेप्ट लिया है, मैं अभी कुछ चीजें मैंने रिवील नहीं करी जानबूझ के, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, सोचना आप कितना गजब रहता है। मैंने जो अपना ब्लूप्रिंट बनाया है अपने शिष्य कुल का, उसमें यह बनाया है कि प्रत्येक गांव से 2 बच्चे लेंगे। पूरे गांव को पहले समझाएंगे हम कि एक ऐसा स्कूल बना रहे हैं, जिसने अपना बच्चा वहां करवाना हो फार्म भर दो। 100 फॉर्म आए, उनमें से जो माँ बाप अपने बच्चे के बारे में सबसे ज्यादा बुरा लिखेगा वो लेंगे हम। भाई मारा बालक तो इतना नकम्मा है, मारा बालक तो इतना खराब है, जो अच्छा बालक है अपना रखो अपने दो रहा, हमने नहीं चिंता, ठीक है, देखेंगे भी। तो जो सबसे ज्यादा खराब लिखेगा उसने ले लेंगे हम। तो भाई हमारे पास यो दे दो भाई, माना तो यो हमारे काम का है, तारे काम का नहीं है ना, तुम तो कह रहे हो तारे तो किसी काम का ही नहीं, सारे काम उल्टे करा है, तो ये हमको दे दो। अब 10 से 15 बच्चों के ऊपर हमने एक टीचिंग स्टाफ रखना है, टीचिंग नॉन टीचिंग जो भी है, सिखाने वाला, मतलब 10 से 15 बच्चों पे। अब 10 से 15 बच्चों को हमने जो रखना है वो फैमिली स्ट्रक्चर में रखना है, यानी वो जो टीचर होगा वहां पे वो विद फैमिली होगा वहां, और वो उसके बच्चे होंगे 10, कि तेरे बालक हैं, ये कुछ भी करेंगे लाना थारा होगा। और एक माँ बाप 10 बालक बड़े प्यार से पाल सके, सारे मामले निपटा सके, ठीक। अब उसने काम है, मेरा मान लो मेरे जिम्मे आए 10 बच्चे, तो मेरे के काम आवे है, मने पढ़ाना आवे है, मने कोई चीज लिखनी आवे है, मने बच्चों के ऊपर रिसर्च करनी आवे है, मेरी पत्नी ने भी 2-3 स्किल उसके पास हैं, 2-3 काम उसने आवे हैं, या फिर भाई यो आवे है, इसने आवे है, कि क्या आवे है भाई, मने खेती करनी आवे है, और मने इसकी पत्नी ने जो है वो सिलाई बुनाई भी आवे है, ठीक। अब मेरी फैमिली में लड़कियां भी होंगी, मेरे बेटे भी होंगे, मेरे बच्चे भी होंगे और बेटियां भी होंगी।
तो ईब जो है मेरी फैमिली ने तो इसकी फैमिली वाली सिलाई बुनाई कढ़ाई सिखावेगी, और इसकी फैमिली वाला ने आप सिखावांगे जिनसा टैलेंट हम आंदा होगा, जिनसे खेती करनी अंदर भाई आज अपने दिए 3 कुंबे 3 परिवार आज खेती करने जाएंगे, तो जो खेती वाले के खेती करने जाओगे 3 जने, सारी चीज सीखने लग रहे हैं जिंदगी के लिए जुड़ी हुई। जिंदगी से जुड़ा एक भी पहलू ऐसा नहीं छोड़ना हमने जो हमने उन बच्चों को नहीं सिखाना है, और सारा काम फैमिली स्ट्रक्चर में होगा, क्योंकि प्रत्येक टीचर जितने भी लोग वहां जाएंगे, जो वहां मतलब नौकरी तो वहां होगी नहीं, सह अस्तित्व का एक कॉन्सेप्ट हमने बनाने का प्लान किया है कि 1500 से 2000 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जितना भी वहां काम करेगा, उन सारों को लगभग सारी चीजों की ट्रेनिंग दी जाएगी कि बच्चे इस तरह का बिहेव करते हैं तो तुमने क्या करना है, बच्चों को ऐसे पहचानना है। तो वो ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग आपने एजुकेशन वाली देख ही ली है, वो भी दे करके तो आप सोच के देखो, क्या कोई बच्चा किसी भी तरह से मतलब कम संभाल में रह सकता है इस तरीके से, या पूरी संभाल होगी? 100 की 100 संभाल का पूरे चांस हैं, कोई फालतू दिमाग में लेने की जरूरत नहीं है। वो कवे थे मेरे साथी थे, मैंने बोले जी बोला अगर भाई बनाओगे कद फिर, क्योंकि हमारा टारगेट है कम से कम 1000 एकड़ कम से कम, और 2000 एकड़ हो चाहे 3000 एकड़ हो जाओ, क्योंकि हमारा जो शिष्य कुल होगा उस शिष्य कुल का जो कॉन्सेप्ट हमने ऐसा बनाया है कि उसमें जो, जैसे मैं शुरू करने वाला आदमी हूं, कॉन्सेप्ट मेरा है, तो मैं उसमें मालिकाना हक 0 रखूंगा उसके अंदर, और जितने टीचर्स होंगे उनका भी मालिकाना हक 0 होएगा। जो पहली से लेके 12वीं तक या ग्रेजुएशन तक या पोस्ट ग्रेजुएशन या जितना लास्ट तक जितने भी बच्चे वहां पर पढ़ रहे होंगे, जितने भी बच्चे वहां पढ़ रहे होंगे, उस पूरे के पूरे शिष्य कुल के मालिक बच्चे होंगे जब तक वो पढ़ेंगे वहां। यानी कि बच्चे मतलब कि जब भी पहली से 12वीं तक के बच्चे मालिक हैं, 12वीं पास करके बच्चा छोड़ के चला गया, तो अब पहली क्लास में नए बच्चे आ गए निचले वाली क्लास में, तो जो छोड़ के चला गया अब वो मालिक नहीं रहा, अब जो नया आ गया वो मालिक आ गया। तो जो उस टाइम पे पढ़ रहे हैं वो मालिक हैं, वो कभी अपने को बिकने नहीं देंगे जिंदगी में। क्यों जी? अगर किसी को 100% इस तरह का माहौल वाला किसी के बच्चे के लिए मिल जाए तो मैं माँ बाप बिकने देंगे क्या उसको? आने वाले टाइम में हम ऐसा इंस्टीट्यूशन खड़ा करेंगे कि भाई जो वहां है ना उस टाइम पे वो तो है ही है मालिक, जो छोड़ के जा लिए वो भी अपने विद्यालय को खराब नहीं होने देंगे आने वाले टाइम में। फिर कोई अटैक नहीं कर पाएगा उस विद्यालय के ऊपर। वो पूरी दुनिया को मैसेज देने वाला एक आइडियल, मतलब एक आदर्श किस तरह का होना चाहिए विद्यालय, उसका एक सैंपल अगले 25-30 साल में खड़ा करने की योजना है। और जो भाई देखो सारे क्रांतिकारियों की ट्रेनिंग भी ओडी कर सका, आप सारों को फंडिंग भी वहां से दे सकें क्रांतिकारियों को। क्यों जी? उनके बच्चों की सुरक्षा। और जहां हर गांव से 2 बच्चे होंगे, सोचो आप गांव के 14,000 बच्चे वहां हैं, तो 28,000 में माँ बाप बाहर हो गए हमारे, वो 28,000 पेरेंट्स हर गांव में जागरण का काम कर रहे होंगे। व्यवस्था परिवर्तन कितना दूर है? ऐसे होगा, ऐसे साल भर का काम है ये। अगले साल हर गांव तक पहुंचने का काम आप कर देंगे, उसके बाद अपना काम आप चालू कर देंगे। रही बात कंस्ट्रक्शन की, भाई जिस दौरे 48,000 माँ बाप वहां श्रमदान के लिए बैठे हों, इसे बाबा का सत्संग और बनन में ज्यादा टाइम कौन लगता है कि नहीं? ये सारे के सारे श्रमदान के नाम पे सारा काम कर जाएं। इतना बड़ा काम करने में कि श्रमदान नहीं देवेगा गाम राम है? सोचो आप 35-40 हजार मानस, कितना ही बड़ा स्ट्रक्चर बना दो महीने भीतर में, मतलब 15 दिन में खड़ा कर देंगे सब कुछ। लेकिन हम वहां की दीवारों को भी इस तरह का बनाने का प्लान कर रहे हैं जैसे किले की दीवारें होते हैं पुरानी टाइप की, मतलब वो जो 1000 साल से पहले तो उसका स्ट्रक्चर हाल ही नहीं मड़ा, अभी इस टाइप का प्लान कर रहे हैं हम कि पूरा आप दिखा दो यार। अगर आपके परिवारों को 1000 साल चलने वाले मकान का आइडिया आ जाए तो फिर ये 20-20 साल वाले सीमेंट वाले मकान कौन बनाओगा? और हमारे पुरखों के पास था ही वो स्ट्रक्चर। आज भी कई गांवों के अंदर हवेलियां हैं ना 150, 200 साल पुरानी,
कुछ भी नहीं बिगड़ रहा उनका, और कई जगह तो बिना संभाल के ही तो खराब हुई तो हुई, अदरवाइज खराब वैसे नहीं हुई, वो मौसम से खराब नहीं हुई। तो आप सोचेंगे, जब आप थोड़ा सा बड़ा लेवल पे सोचेंगे तो एक एक चीज का उसके ऊपर हम लगातार काम भी कर रहे हैं। जहां जिन चीजों में कमियां रह गई थी वहां से लोग जुड़ रहे हैं, अपने आप लोग अपना अपना आइडिया आकर के बता रहे हैं। फिर चाहे कैसी भी चेतना हो, सामाजिक चेतना है, राजनीतिक चेतना है, आध्यात्मिक चेतना है, आप देखोगे आपकी अपने आप बढ़ेगी। जब चीजों का पता चल जाएगा, आप देखोगे कि आपको वोट मांगने के लिए जिनको आप नेता कहते हो, जब वो आपके पास आते हैं और यदि आपको समझ हो मुद्दों की, पूरे के पूरे समाज के मुद्दों की, तो आपको वो साफ दिखाई देता है कि ये चोर है, हरामखोर, इसको बोलना ही नहीं आता, इसको पता ही नहीं देश में समस्याएं क्या हैं, इसको मालूम ही नहीं गांव की समस्या क्या है। वो गली को विकास बोल रहा है, वो नाली बनाने को विकास बोल रहा है। उन लोगों को इससे आगे बोलना ही नहीं आता कुछ भी। उनका हिसाब किताब, जब मोर्चे के साथी ट्रेंड लोग जब हर गांव में हो जाएंगे, मैं गारंटी से कहता हूं घुस ही नहीं पाएगा कोई नेता, क्योंकि उनको कहोगे तो जी लोग तो सवाल पूछे जी, जवाब के देवांगे, जवाब भी नहीं आवे उन्हें, जवाब नहीं आवेंगे तो वो आपके बीच आके भाषण नहीं दे सकते, क्योंकि समझ वाले लोगों से बहुत डरते हैं ये लोग, और बोलने वाले लोगों से बहुत डरते हैं ये। और कोई भी नेता नहीं चाहता है कि उनके सामने बैठी जनता जो है वो समझदार हो जाए। हर आदमी जिसको कंट्रोल करना है वो कभी नहीं चाहेगा कि ये समझदार हो जाए, वो हमेशा उसको बरगला के रखेगा। मार पे हैं सारे कागज, हम यूं कर देंगे, हमने तो दे दिए सारे कागज और इसके बाद भी देंगे और भी ओपन करेंगे। हम तो चाहते हैं कि पावर आपके हाथ में हो, हमारा तो पर्पज ही है कि जनता ही सरकार है, हम तो उसी को लेके चले हुए हैं कि आपको वो। हाँ, कुछ लोगों के पास दस्तावेज आने के बाद में ओहो ये दुकानदारी में भी खोल लूं, थोड़े दिन में बेचारा फिर आला जाला बाज फिर। हिसार से एक आदमी, मतलब मुझे कैप्टन अभिमन्यु का एक उनको लागे था, वो दूसरे के गोद का है, आया वो हिसार की ट्रेनिंग में, बोला मैं मुंबई रहता हूँ भाई साहब, आप देखियो मैं वकील हूँ, वकालत करता हूँ, ये करता हूँ। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, बता आप मैंने दस्तावेज दो और देखो कैसे मैं लगाता हूँ हाई कोर्ट में, और मैंने पूरा ड्राफ्ट तैयार कर ये कर दूंगा। कर दो भाई, कोई बात नहीं, करो। एक ऐसा व्यक्ति जो मुझे 2021 में जब ये कोरोना की ज़बरदस्ती चल रही थी तब कहीं मिला, और वो मुझे वो गुरुजी करके बोलता था, और मैं भी ठीक ठाक खुल के उससे बात कर लेता था, और लोग वो गुरुजी कह रहा है, मैं उससे खुल के बात कर रहा हूँ, तो अगला पूरा रिकॉर्ड करके रखा कि देख गुरुजी से मैं रेगुलर बात करता हूँ। वो गुरुजी से रेगुलर बात करा, उसकी रिकॉर्डिंग दिखा दी, और जो हिसार आड़ा था उसने ले जाके आड़े के मारे के साथ के फोटो दिखा दिए, अगर देख हम दोनों के दोनों बलारा की टीम में शामिल हैं। और मुंबई के अंदर एक आदमी था जिसका कोई पोजेशन था, काफ़ी बड़ा केस था, और उसके मकान की कुड़की थी, करोड़ों रुपए का मकान था, 10 लाख रुपए ना ले लिए आवेदन लाने के उस पे थे। हमने पता लगा तेरे की 10 लाख हमारे पे टोटल नहीं आ लिया आज तक। सर यो बढ़िया रे भाई, मारा तो हमने कोई नहीं पूछता, मारे तो खाते में जमा करवाए सहयोग राशि के नाम पे 50 रुपये, और हमारा फोटो जिस दो रहा है उस तो दे में 10 लाख रुपये। हमारा फोटो ज्यादा बिके भाई, हम बिकते नहीं, हमने कोई ले नहीं रहा है, हमने कोई पूछ नहीं रहा। और हाँ जी, वो नहीं है, हमने तो कोई पूछ नहीं रहे, हमारे फोटो ने पूछ रहे लोग बाग। तो इसलिए क्या है, कुछ लोग इस तरह के भी मिलेंगे, इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और बाद में हमने तो अपना पेंडा चटाना मुश्किल हो गया, वीडियो बनाई, और मालक बाय चांस हमने, मैं और वर्मा जी गए हुए थे अहमदाबाद, और मालक मिल गया हमने अहमदाबाद में, और मैं बोला मखा आपका तो नाम काफ़ी चर्चा में है, महाराष्ट्र के ग्रुपों में घूम रहा है कि आपने 10 लाख रुपए दिए हैं मोर्चे को। बोला जी मना ही पता चला, मैं मोर्चे में को नहीं थे।
मगर भी लग गया पता, मतलब वो पहले हमने बदनाम कर गया कि हमने पीछे दिए हैं मोर्चे को, बाद में पता चला वो मोर्चे को नहीं दिए भाई, वह मोर्चे के नाम पे कोई दूसरा मोर्चे तो देगे वह। तो वो ये काम भी हमारे साथ होने लग रहे हैं, इसका भी थोड़ा सा आप ये, लेकिन ये चीज़ें चलती रहेंगी, इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है हम कौन हैं, हमें पता है हम कितना करते हैं। जो लोग सही तरीके से ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनको सवालों के जवाब देने में या सवालों का सामना करने में कभी दिक्कत नहीं आती है। परंतु बस एक बात आपको ध्यान देनी होगी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम पहले लेवल की ट्रेनिंग या पहले लेवल की, अभी जैसे हमसे एक साथी थे वो बोले जी हमारे पास पूरा ब्लूप्रिंट है और हम ऐसा कर देंगे और पूरी व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगी। तो मेरा एक ही कहना है बाकी सबसे भी कि भाई हो जाएगी तो कर दो, ठीक नहीं है कि भाई देखो हम यहाँ पर आप लोगों को बुला लिया, यहाँ पे मैं आपको डिक्लेयर कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ देवेंद्र की बात माननी है और भाई लीलाराम कुछ कहा तो उसकी नहीं माननी, या रविंदर कुछ कहा तो उसकी नहीं माननी, ऐसा नहीं है। यहाँ सब लोगों को मिलाने का मकसद ये है कि आप सब लोगों के नंबर आप सब लोगों के पास आ गए हैं। यदि आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जो इससे जल्दी व्यवस्था परिवर्तन कर सकता है, जो इससे अच्छा संगठित करने का काम आपको कर सकता है, तो आप लोग एक दूसरे को कॉल करके अपने रिस्क और अपने टैलेंट से बुलाइए। ये नहीं कहूंगा मैं कि आप उसके साथ मत जाइए, आप जाइए, समझ लेने के लिए जरूर, और कुछ नहीं होगा। वो क्या कहते हैं, क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। और तजुर्बा बहुत महंगी चीज है। अगर एक चक्कर मार के आदमी के पास 2 चक्कर मार के किसी को 2000 दे के, किसी को 5000 दे के, किसी को 10,000 दे के अगर तजुर्बे मिलते हो ना भाई साहब, बहुत गजब की चीज होती है तजुर्बा। मतलब वो आपको आने वाले बड़े नुकसान से बचाती है। हमारे साथी कई बार डर जाते हैं कि देवेंद्र भाई आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हो, आपको नहीं लेना चाहिए, जो चीज़ पता है कि नुकसान कर सकती है उसको प्रिवेंट करो। मैंने कहा वो मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो पता है कि इन चीज़ों का नुकसान होगा, लेकिन मैं आप लोगों को तजुर्बा देने के लिए ये सब होने दे रहा हूँ। अगर एक आदमी की बदनामी होकर सारा मोर्चा बचता हो तो एक आदमी को बलि देने में क्या दिक्कत है? एक आदमी ने बदनाम हो लेने दो, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको जो एक्सपीरियंस होगा उससे एक एक आदमी एक एक मोर्चा खड़ा करने के लिए तैयार हो जाएगा। वही तैयार करना तो हमारा पर्पस है। और अगर आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने अपने जीवन के कुछ साल अपने तप में लगाए हैं और उस समाज के लिए कुछ करना चाहता है और उसके पास लोगों का अभाव था, तो मैंने इतने सारे लोग इकट्ठे करके आपके सामने ला दिए, आपसे मिलवा दिए। इनसे बात करो और अगर आपकी बात में दम है तो इनको कन्विंस कर लो, ठीक है ना भाई? अगर कोई आदमी आपको कन्विंस करे और वो आपसे दान मांगे और आपसे पैसा मांगे, ना मैं न्यूकंदा दियो ना मैं न्यूकंदा दे दो, न्यू ना कह दियो बुला रहे ना मिलवाया था, जहां तक फंस गया मैं तो, ठीक है नहीं? इसलिए नहीं कि मोर्चे में हो तो आप आंख बंद करके भरोसा कर लो, अपने विवेक से निर्णय लो, अपनी बुद्धि से निर्णय लो कि आपको मदद करनी है अगले बंदे की कि नहीं करनी है। आपको करनी है तो करके छोड़ दो, आपकी गुंजाइश है तो ठीक है, नहीं है तो मत करो। रिस्क अपने बेसिस पे आपको लेने हैं। और इसमें कुछ चीजें समय के साथ आपको सब क्लियर हो जाएगा। कुछ मतलब बहुत बहुत गजब का मैकेनिज्म है कुदरत का, परमात्मा का। आज हो सकता है हमको वो चीजें खराब लग रही हों कि वो गलत है, लेकिन वो सिर्फ आपके या मेरे बारे में नहीं सोचता है। कुदरत को सबके बारे में सोचना है, उसको वो सब करना है, वो सबको मौका देना चाहता है कि देख लो, एक बार करके देखो, कोई दिक्कत नहीं। सो इसलिए घबराना नहीं। तो मुद्दा है कि आप सब लोग जो लोन वाले मसले पर जो साथी आए हैं, आपका आवेदन बनकर आ जाएगा। और जहां बात आएगी बोलने की, तो उसके लिए मुझे लगता ही नहीं है कि किसी को बोलना नहीं आता है। बाकी मैंने आपको ये समझ दी हुई है कि बोलना क्या है। सबसे पहली लाइन जिस बात के ऊपर आपको रहना है वो ये है कि भाई
हमारे दस्तावेज देखो, मुझे आज कल मेरे साथ में श्रेय था आया हुआ, तो हम गाड़ी में जब सफ़र कर रहे थे तो उसने बोला कि गुरुजी आप जो बोलते हो वो आपस में एक दूसरे से टकराती हैं बातें, विरोधाभास है। तो मैंने पूछा बताओ कौन सा? आप बोलते हो कि पैसा नकली है, फिर भी आप इसी के अंदर, इसी को आप, ये किताब आपने मुझे दी, उसने किताब ली, बोला इसी की कीमत आप इसी नकली पैसे से ले रहे हो। देखो मैंने अभी तक अपना सिक्का जारी नहीं किया है कि नहीं? जो सिक्का लेन देन का जो अभी हमने साधन बनाया हुआ है, अभी हम उससे ले रहे हैं, जो ले रहे हैं वो नकली है, ये कन्फर्म है। वो कैसे? वो ऐसे कि भारत के रुपए का मानक यानी भारत के रुपए की परचेजिंग पावर और जो बैंक नोट की परचेजिंग पावर है वो बराबर नहीं है, ठीक है ना? वीडियोस के अंदर डिटेल में आप जाओगे, वहां आपको मालूम है, वहां मैंने आपको बताया हुआ है कि 1 रुपए का चांदी का सिक्का जिसमें 90% चांदी है, एक जिसमें 50% चांदी है, और एक जिसमें लोहा है, और एक कागज वाला और एक डिजिट वाला, इन सब की परचेजिंग पावर बराबर तो नहीं है, क्यों जी? और बैंक इनको पांचों को 1 रुपया मानता है। यहीं पे अपनी सबसे बड़ी ठगी का पता चल रहा है। भाई मान लो मेरे पास चांदी का सिक्का है 1 रुपए का, वो चांदी का सिक्का अगर मैं बैंक में जमा कर देता हूं और अगले दिन लेने जाऊं, मुझे वो लोहे का सिक्का पकड़ा दे, 1000 गुना की ठगी हो गई। इसी चांदी के सिक्के को लेकर मैं बाजार में जाता हूं तो मुझे लोहे के सिक्के में 1 टॉफी मिलती है और चांदी के सिक्के में 1000 टॉफी मिलती है, तो 1000 गुना की ठगी है उससे परचेजिंग करके। इसका मतलब यदि बैंक उसको बराबर मान रहा है, तो यदि वो बंद हो गया है तो बैंक ले क्यों रहा है? क्यों जी? यदि वो बंद हो गया है तो वो ले क्यों रहा है? कुछ सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग बोल देंगे, वो क्या बोलेंगे कि बैंकों ने नोट छापने के लिए, ध्यान देना, बैंकों ने नोट छापने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड रखना बंद कर दिया है। ये बोलेंगे कुछ ज्ञानी लोग, सो कॉल्ड ज्ञानी लोग। भाई बैंक जो हैं उनका है बैंक नोट, वो अपने बैंक नोट को चाहे कबाड़ के बदले छापें, चाहे हवा में छापें, वो जैसे मर्जी छापें, वो तो उनका नोट है, अपने नियम बनाए जैसे मर्जी। भारत के रुपए का मानक भी उन बैंकों ने कमजोर किया है क्या? पहले ये तो बता दो। बैंक नोट छप रहे हैं वो नहीं, रुपया, क्योंकि हमको जो लोन दिया जा रहा है वो रुपए में दिया जा रहा है, और हम जो पैसा कमाते हैं वो रुपए में कमाते हैं। बस आपको जो ठगी का लेवल इस तरह से पता करना है कि आपने जो कमाया है वो भी रुपया है, और आपका, क्योंकि आपका धन है वो, और आप भारत के नागरिक हो, तो भारत के नागरिक ने जितनी भी मेहनत की है उसके बदले में उसे जो भी मिलेगा वो रुपया मिलेगा, क्योंकि भारत की करेंसी रुपया है। आपने जो लोन मांगा है वो भी रुपए में मांगा है, लेकिन आपको लोन जब दिया गया तो वो रुपया नहीं दिया गया, वो बैंक का नोट दिया गया, और बैंक के नोट के परचेजिंग पावर भारत के रुपए की परचेजिंग पावर से 6000 गुना कम है। तो कोई आपसे कहेगा इसे नोट में तो तना रुपये सामान ले रखा, सामान जरूर ले रखा, लेकिन जितना सामान मैंने 6 लाख में ले रखा, इतना सामान तो 100 रुपया में आना चाहिए भारत के रुपए में। मैंने यह है मेरी गल ठगी, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यानी जिस कागज पे आपके साइन हो रखे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे बैंक के, वो रुपया देने पे हो रखे हैं और रुपया नहीं दे रखा। बस समझे कि नहीं समझे? तो जो सी चीज दे नहीं रखी वह चीज ले क्यों कर रहे हो तुम? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हम जो किस्त देते हैं वो रुपया सोच के देते हैं। वो जो हाथ में बैंक नोट है ना, वो रुपया सोच के देते हैं। तो मेरे हाथ में अगर 100 रुपए का नोट है
तो मैंने अगर वो मेहनत तो करके कमा रखा है, मेहनत करके खेत में काम किया हो, दूध बेचा हो, अपनी मेहनत बेची हो, दिहाड़ी करी हो, यदि वो मैंने मेहनत करके कमाया तो वो रुपया कमाया है मैंने, दिख रहा है वो बैंक नोट है, बस यही माया है। मतलब वो जो दिख रहा है आपने वो नहीं कमाया है, जो आपको दिया गया है वो भी नहीं कमाया है, लेकिन जो आप दे रहे हो किस्त के रूप में वो आपने जो कमाया है वो रुपया है। इतनी गोड़ मोड़ बात है, के हो के रहा समझ में नहीं आवा, कदे कदे कि यू असली है, कदे कदे यू नकली है। देखो कमाल की बात है, आपने इसको समझने के लिए बस थोड़ा सा लेवल उठाना पड़ेगा। मैं खेत में काम करके आया, देखो ध्यान से, मैं खेत में से जो लेके आया वो अनाज लेके आया, अनाज असली धन है कि नहीं? उसकी जो कीमत है क्विंटल में रुपए के मुकाबले, तो उसका रुपया कमाया मैंने। अगर मान लो मैंने 1 क्विंटल अगर अनाज मेरे खेत में पैदा हुआ तो वो धन है। तो 1 क्विंटल अनाज की कीमत यदि 2500 रुपए है तो 2500 रुपए कमाऊंगा मैं। कितने? 2500 रुपए। तो मुझे जो मिला है असल में होगा क्या कि सरकार या मंडियां उस पैसे को जमा कर लेंगी, उस धन को यानी उस अनाज को, और उसके बदले का गोल्ड अपने पास रिजर्व रख लेगी और उसके बदले के नोट छाप के हमको दे देगी। तो वो नोट असली नोट माने जाएंगे जिसके पीछे गोल्ड है, क्योंकि उसके पीछे धन है, इस नोट के पीछे धन है। लेकिन अब बैंक क्या खेल खेलेगा कि ये जो 2500 रुपए आपने कमाकर उनके पास जमा किए, इसको 6000 से मल्टीप्लाई करेगा, 6000 से गुणा कर दे, और उतने रुपए अडानी को लोन दे देगा। आई बात समझ में है? 6000 गुना सीधा, क्योंकि अब रुपए को बैंक नोट में तब्दील करना है। 1 रुपए की जो कीमत है वो 777 मिलीग्राम गोल्ड है, और 777 मिलीग्राम गोल्ड लेने के लिए जब आपको ये बैंक नोट देने पड़ेंगे तो 6300 रुपए के बैंक नोट देने पड़ेंगे। यानी भारत का 1 रुपया 6300 रुपए के बैंक नोट के बराबर परचेजिंग पावर रखता है। अब समझ में आया? यानी जो लोन में दिया गया है वो नकली रुपया दिया गया है, और जो किस्तों में दे रहे हो वो असली रुपया दे रहे हो। दिखने में देने में आपको यही रुपया लग रहा है कि लिया भी हो ये नोट था, दिया भी हो ये नोट ना। उनने जो दिया वो ऐसे टक 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 लिखा और पकड़ा, आपको खाते में ट्रांसफर हो गया। आपने जब दिया तो तड़की तो लेकर सांझ तक पागला की तरह दिहाड़ी करके मेहनत करके खेत कमा के डांगर डोकाई तब दिया। आई बात समझ में जी? उनने बिना कुछ करे ऐसे ही दे दिया, ले जा जाओ तथास्तु, 6 लाख का लोन तथास्तु। और हमने वही रुपये इकट्ठे करने के लिए तड़की सांझ पागल होकर रहना पड़ा है। और वो फिर पटदे से उठा के जितने आप किस्तें जमा करते जाओगे, जितनी किस्तें जमा करते जाओगे, क्रेडिट कार्ड से 1 रुपए की परचेजिंग करोगे तो पटदे से 6000 का लोन किसी और ने दे दे मैं। क्योंकि जो आपने 1 रुपया जब जमा करोगे मेहनत करके तो 6000 के नोट के बराबर होगे मैं। यानी क्रेडिट कार्ड इतना बड़ा खेल है, इसीलिए आपके घर में पचारेंगे, इस बैंक का बिल ले लो, इस बैंक का बिल ले लो, इस बैंक का बिल ले लो, इस बैंक गरा में देने। बताओ कमाल की बात, तेरे फायदे की चीज तना गरा देना हुआ है। अरे मेरा हार्ट अटैक होना हो रहा है, मन तू छल्ले डलवाने उसके दे जाना पीछे, उसके कौन दे हुआ है? उनने इतनी चिंता हो रही है आपके फायदे की, बता। अच्छे पागल हैं, बोले हैं क्या हम? बोला बना रखे हमारा। तो बस ये पॉइंट्स जो हैं ये अपने को याद रखने। बाकी किताब अपने पास इतना बड़ा हथियार है आज के टाइम पे, इसको कर लो इकट्ठी। इन जितनी हो अपने दौरा, अब की बार हमने ये प्लान किया है कि आने वाले टाइम में जो आवेदन है, आवेदन इसी तरीके से लगाया जाएगा। आप लोग जब अपना फॉर्म भर दोगे और वहाँ से आ जाएगा कि भाई हाँ तेरा फॉर्म ठीक है, तो इसके लिए सहयोग राशि कर दो। सहयोग राशि मान लो आपसे वो बोलेगा ना कि 5100 कर दो या इतने कर दो, तो 5500 करवाइयो सीधी, 5 किताबा के पीछे करवाइयो, सीधे 5 किताब आवेंगी, करा किताब भी आवेंगी। तो उसका फायदा क्या होगा? किताब अपने पास 5 हो गई, कोई भी पढ़ने वाला व्यक्ति मिले उसको जरूर गिफ्ट करो अपनी तरफ से। आपने तो अपनी तरफ से सहयोग राशि मारे को देनी है, किताब आएगी आपके पास।
वो एक विचार एक ऐसा है, इस किताब के ऊपर ही हो सकता है कि हम एक स्पेशल अपनी सीरीज चालू करें, अपना एक चैनल ही चालू कर देंगे किताब के ऊपर ही, कि किताब की डिटेल बताते हुए उसके अंदर वीडियोस डाली जाएं कि भाई यह किताब जो है इसमें पर्पस यो है। तो एक बार जब हमारा इस मतलब बुक को सारी जनता के सामने जब हम ला चुके होंगे, भाई ये देखो एक एक पॉइंट मैं पेज वाइज इसको पढ़ के एक्सप्लेन करूंगा आपको, ताकि दिमाग में बिल्कुल एक लाइन भी ना बचे। जैसे पहले 2 पेजेस पढ़ लिए और उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया आपने, फिर कोई सवाल आया तो वो सवाल फिर आप कमेंट में लिख दो, अगला पार्ट शुरू करने था पहले हम पिछले के सवालों के जवाब और अगला पार्ट चालू, एक एक पॉइंट आपका क्लियर कर देंगे। कोई सारे सबूत जनता के बीच में आगे कि आपकी ठगी हो रही है। ईब किसी दिन यह किताब जो है ना बैन होगी, ये किताब बैन होगी किसी दिन, उससे पहले आपके हर गांव में 10, 20, 50, 100 किताबें ये होनी चाहिए किसी न किसी के पास। ये आवेदनकर्ताओं के घर में तो पावेगी किताब। देखो उन लोगों को क्या रहता है कि जहां जहां किताबों की स्टॉल होती है वहां से वो बैन करा देते हैं, घरा तक किसके ठावेंगे। तो उसको इतनी अंदर लेवल तक अपन पेनिट्रेशन करवा रहे हैं, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता है नहीं। तो बैंक वालों को जवाब देना लगभग सबको आता है, या अभी किसी को और जानना है, समझना है? आता ही है ना? हाँ जी। रहा बात जैसे अपने आसपास के लोगों को आसपास को कनेक्ट करना, ये तो मेन काम आपको मैंने बता ही दिया है, क्योंकि ये काम आपके आसपास के लोग ही करेंगे। एक क्वेश्चन इसके अंदर आया है कि नए कैंडिडेट कैसे कार्य करें गांव में, जिससे हम लोगों को अपने साथ किसी व्यक्ति को पूर्ण विश्वास और ईमानदारी से अभियान में जोड़ने में सफल रहें। देखो साथियों, एक बात आपको मैं पहले भी कहता आया हूं कि कॉन्सेप्ट को समझिए और फिर आप गांव में काम चालू कीजिए। गांव में चालू करने का तरीका एक ही रहेगा, आप सबको ध्यान रखना है। कोई भी व्यक्ति जो आपका जानकार है, जो आपका दोस्त है या आपके रिश्तेदारी में पड़ता है, उसको खुद कभी मत समझाइए। खुद समझा दिया तो समझो नहीं समझेगा, बिल्कुल भी नहीं समझेगा। तो खुद से समझाने का रिस्क नहीं लेना है। आपने क्या कहना है, या तो कोई छोटी सी कोई बिंदु, कोई पॉइंट, कोई वीडियो हो, वो उसके कानों में डालने की कोशिश करो। यदि वो थोड़ा जिज्ञासा उसकी ठीक लगे तो उसको बोल दो। जैसे मान लो मेरी वीडियो भेज दी आपने, तो मेरी वीडियो भेज दी तो एक तो ये है कि भाई यार ये बंदा तो ठीक तो कह रहा है, वो कह रहे इसकी मीटिंग बुलावांगे, अब इसकी मीटिंग देख लो बुलाने की। तो मीटिंग भाई इसकी तो को नहीं बुला सकते, पर जो इसकी टीम के साथी हैं या इसके और साथी हैं जो इसकी टीम में हैं, इससे भी ज़्यादा जाने भाई। आप लोग सारे न्यू ही कह करो ना, अरे बुला रहे बुलूरे ने क्या का नहीं पता, और रविंदर सिखाया करो उसने, तो उन्हें बुला लो। और तो उन्हें थोड़ा भाषण बढ़िया आवे देना, रविंद्र थोड़ा स्लो बोलिया करता, असली बात का तो बेरा रविंद्र ने था, वो तो मोर्चा मार के बुला रहा वो आगे निकल गया उससे। फिर कहेंगे हाँ आया तो यू है, तो ऐसा यू मौका परस तो है यो करते है यू। तो कोई दिक्कत है नहीं कहने में अपन है। हम अपने साथियों को जब भी हम अपने साथियों को बुलाएं तो ये कह करके बुलाए, बड़ा ज्ञानी मानस है, एक बार सुनो तो सही। अच्छा भाई, मान लो किसी ने आपके गांव में कोई दूसरे गांव से आ रहा हो बंदा है, चल का आया हो, बस में बैठ के आया हो, ट्रेन में आया हो या गाड़ी में आया हो, तो गांव वाले इतना लिहाज तो कर ले हैं कि चाहे बात समझ में ना भी आ रही हो, घंटा 1.5 घंटा चुपचाप बैठे रहें उसके आगे, सुन ले हैं। मतलब मैं आपको बता दूं, अपनी बात में इतना माल है, ऐसा हो ही नहीं सकता कुछ भी समझ में ना आवे, कुछ ना कुछ रह ही जाएगा अंदर। यही आपका असली काम है। बस सारी बात तो हम आज तक अपने ही साथियों को नहीं समझा पाए, मैं भी नहीं समझा पाया अपने ही साथियों को, साथ रहने वालों को, ये सारी बात तो जो मन ने पता है। तो आप कैसे समझा दोगे किसी गांव वाले को? तो क्या है कि उस गांव में किसी दूसरे साथी को बुलाओ, अपने स्टेट में कहीं और दूसरे से बुला लो। इब तो हमारे पास कई ट्रेनर तैयार हो रहे हैं,
और रोहतक में 5 तारीख को अपनी फिजिकल मीटिंग है, उसमें तो इन ट्रेनर की लिस्ट तैयार कर देंगे बड्डी। ले भाई ये फोन नंबर जो सेगा टाइम खाली हो उसने बुला लो, क्यों जी। और आज के टाइम पे जनता सरकार मोर्चा का नाम लेओगे तो भाई 50-100 लोग तो न्यू इकट्ठे हो जाए कि नहीं हो जाए भाई। और नहीं तो नुका जा रहा मैं वैक्सीन वाले आवे और कहते बैंक वाले आवे। और शुरू में रविंद्र ने बैंक का ताला तोड़ा मांडी गांव में, पहला ताला रविंद्र ने तोड़ा था। और वो ताला तोड़ कर वो 1-2 फिर और साथी हैं उनने भी ताले तोड़न में बुलाने लग गए। तो ओड़ा यू एक दिन जा रहा था कड़ी गांव में, बैठा था, बोले ये कौन है, अकिया हुआ है ताले तोड़ने वाले। लोग इन्हें ताले तोड़ने वाले भाई भाई मेरे तो बोला भाई जब मैं जानता ही बोले सारे लोग ताले तोड़ने वाले जो चल रहा है। तो अपना जो समझ का लेवल है वो कई बार इस लेवल पे भी चला जाता है कि सामने वाला आदमी आपको उस छोटी सी एक्टिविटी से ही जानने लग जाता है और सोचता जनो यो ये काम कर रहे हो। मन ने शुरू में कहा कर दे ये कौन है, यू वैक्सीन वाला हो छोरा जो तो मैं बेचा करूं। लेकिन ठीक है, जैसे भी अगला का बात याद रहा जाए फिर अगली बात में भी जुड़ जाए तो बात तो जुड़े है, कनेक्ट तो हुए है। देखो ये अपार आईडी पे सवाल है। अपार आईडी कैंसिल करवानी थी तो स्कूल वाले बोले, स्कूल के जो हेडमास्टर प्रिंसिपल जो से हमें कहा भाई कुछ नहीं हो सकता, थारा जो कुछ जी करे वो कर लो। आप सोचो अगर एक गांव में 50-100 लोग हों, अपने जनता सरकार मोर्चा के 10-20 लोगों की टीम हो और स्कूल का मास्टर इतनी बकवास कर दे और मैं 20-30 मानस जाके बस दरवाजे पे खड़ा हो जाए, क्या था तो रहा है फिर भी क्या देगा, इतना ही कहना बस तो क्या था रहा है। मास्टर की सब तबुंडी बेचती हो ना तो कह दो और मास्टर कह दो जी ना लाओ ले बैश, ऐसा हो जाए जो टेलर मास्टर हो गया चाहे फिर बैंड मास्टर हो गया है नहीं। इन मास्टरों की जात गिरनी पड़ेगी जिब बनेगी बात। इनको जब तक गुरुजी करके सिर पर चढ़ावे नहीं, यह अपने आप ने ज्ञानी मानने लग गए और यह अपने आप ने चौधरी मानने लग गए, हमारे बच्चों के मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। इनको इनकी औकात बताने का टाइम है ही। जो भी मास्टर बच्चों के लिए काम नहीं कर रहा और उस प्रशासन का अंधा होकर के भगत बन करके उसके पीछे लग के काम कर रहा है, ऐसे मास्टरों को तो जलील करना चालू करना पड़ेगा। अख्तों बड़का कहन की सोचा करे डिपार्टमेंट कहन की भाई पूछ तो लो हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट की बात को जो आंख बंद करके फॉलो करता है आपके समाज का उससे बड़ा सत्यानाशी कोई नहीं हो सकता। पहली बात वो आपके बच्चों को अपने जैसा ही गुलाम बनने के लिए तैयार करने लग रहा है, पहली सबसे बड़ी तो बात यह। दूसरी बात, जो आदमी आपके बच्चों को, आपने तो अंधा भरोसा करके परमात्मा के बराबर उन दोहों को फॉलो करके कि गुरु गोविंद दो खड़े टाइप से आपने तो सोचा कि परमात्मा के बराबर का ज्ञानी मानस है, हमने तो अपना बच्चा सब कुछ सीखने के लिए उसके पास भेज दिया और वो आदमी आपके बच्चों को गलत रास्ते पर चलने का ज्ञान दे रहा है, तो क्या सा टीचर है फिर वो? इसको समझो आप। ऐसे ऐसे लोग गुरु नहीं हो सकते जो लोग इस तरह के हैं। और आपको संगठित और एजुकेट करने का जो फंडा है वो यही है कि भाई बात को समझ लो और किसी को भी परमात्मा मानने से पहले यह तय करो कि वो भाई इंसान है, किसी को भी उसके बराबर रखने का कोई लॉजिक नहीं है। जब तक आपके अंदर गलती होने के चांस हैं, आप इंसान हो और इंसान गलत अगर करे तो उसको उसके साथ वालों को बताना जरूरी है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, अपनी टीम के साथी हमको बोलते हैं, जब तक उनको गलत ना लगता हो तब तक मैं उनको बात भी नहीं करता उनसे, मतलब आगे भी नहीं बताता। मैं कहता हूं अभी रुक जाओ, ये बहुत आगे की पॉइंट है, जो सवाल जो हैं। अच्छा, जिसको लगता है कि ये इसको सही समझ में आ जाएगा क्योंकि उसको पिछले सारे पॉइंट क्लियर है, उसको मैं बताता हूं कि इतना बड़ा थॉट प्रोसेस है।
जब वो इतना बड़ा थोट के फिर जब मैंने कई साथियों को अपने को बता दिया, अपना विजन सारा बता दिया कि मैं न्यू करना चाहूं हूं, 2 तो आए नहीं उसके बाद। मैंने पूछा उस तमकार के बात ही कहता नहीं आंदे, बोला इतना बड़ा सौदा थोड़ा होया करे मेरे यार, तो इतना बड़ा सांग लेके बेटा सारी जिंदगी मरवा होगा तो तू क्या सोच रहा था 2 साल में कर देगा व्यवस्था परिवर्तन? मतलब वो डर गया अगर इतनी बड़ी चीज नहीं हो पाएगी, तो फिर वो स्टेप वाइज बता दें कि स्टेप में बता दें, पहले यू कर लो, पहले यू कर लो, जो होता दिख है। तो अब जो होता दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है हमको कि हम 200 लोगों की टीम निकालने की योजना बना रहे हैं। मिनिमम 200 निकल जाओ, 100 निकलो, 150 निकलो, जितने भी निकलो, एक टीम निकल जाओ जो हर गांव में जागृति का काम करना चालू करे। और कम से कम हरियाणा के तो प्रत्येक गांव के अंदर हमारे अब अपना टारगेट ये है कि हर घर में हमारा विजन डॉक्यूमेंट वाला पर्चा पैम्फलेट वो पहुंच जाए। जब वो गांव में जाएं, हर घर को ये पता लग जाए कि हम एक ऐसे स्कूल की स्थापना करने जा रहे हैं, हम एक ऐसा विजन डॉक्यूमेंट है, हमारा जल जंगल जमीन जानवर शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती माटी बेटी रोटी जो सी चीजें हैं सारी ऐड करके उसमें लल्ले भैयो है हमारा सौदा। और ये हम थारे गांव में आवांगे और थारे गांव में आके हम इस बात के ऊपर चर्चा करांगे और इस चर्चा के अंदर तुम लोगों को शामिल होना है। जिसने लग गया कि इस आंदोलन में साथ आना है वो साथ आ जाओ, जिसने नहीं आना कोई बात को नहीं, अपनी बात सुनी और बात खत्म, अपना मिशन चला गया। और उसके बाद अपने फार्म भर दो, अपने एडमिशन जिसने अपने बड़का का एडमिशन करवाना है वहीं सब हो सके आराम से। यो काम कोई मुश्किल काम नहीं है, तो पहले इतना स्टेप कर लिया। हर गांव से जब अगर हमारे पास जुड़ने वाले लोग आ गए तो फिर मुश्किल सौदा नहीं है, फिर कुछ भी। फिर तो हमने एक के तो बात कहनी है, आज अपार आईडी आई है, यहां से वीडियो जाएगी हर गांव के आदमी के पास, जितने गांव में बैठे, गांव में 2 ही मानस बतेरे बस अपने, अब उन्होंने कह देंगे अपार आईडी आई है, मास्टर तो जाके वैसे लेन्यू पूछना, बस खत्म। क्यों जी? कोई नया इंजेक्शन आओगा, कोई नया फरमान आओगा, कुछ भी आओगा, इधर से हम एक वीडियो जारी कर देंगे, हर गांव के अंदर मैसेज चला गया, गांव के आदमी ने उस पर अधिकारी पे पूछ लिया, अधिकारी पे पूछते कि शायद अधिकारी बात जाए। देखे होंगे आप लोगों ने, कभी सामना हुआ है किसी एसडीएम से, तहसीलदार तय किसी तय होया है भाई? देखिए है बात जनी कि नहीं, सौदा को नहीं, कुछ है को नहीं, कुछ नहीं बेरा उनने। और मोर्चे का मानस आ गए पसंद का पढ़ावे कौन है? सच में न्यू पढ़ावे पढ़ावे कौन है? तुम वकील हो के तुम कर्तव्य पढ़ा करो, कौन सी पढ़ाई पढ़ा करो, कोई किताब भी नहीं मारी तो सबरी। और देख किसे हो रहे मानस तैयार हमने कहा है हाँ नको भाई ईब तो बचा दिए। मतलब देखो कमाल की बात, जो आदमी आपको बेघर करने आया है, जो आदमी आपको घर से निकाल करके उस पर ताला लगाने के लिए आया है, वो ये कह रहा है उस आदमी की शिक्षा जिसने वापस उसका घर बच गया उसकी शिक्षा मरवावेगी। मतलब जिस शिक्षा ने घर बचाया हुआ तो मरवावेगी, और तू नगर ताला लाना था वो बचाओगा केल। उन्हें जो सा अगली बार जैसा कोई हो ना अधिकारी वेस्टियम कोई नुका ये मरवाओगे, बस तन्यू में सोच लेने को तो सच ये अपने पर का सोच रह गया हमने भी। उन्हें समझ जाएगा अपने पर का मतलब, अगर तो समझ जिए जाके एक बार शिष्य में मुंह देख लिया तो ना बेरा लाए जाएगी साहब। हाँ हेलो, अपने के था जी पुंडरी थाने में पुंडरी हेड थे और वार्ड नंबर 11 में आ रहा होगा बबली आ रहा के आ रहा बैठा है, अरे खड़े हो तो उसका मकान 2 साल तहसील था जी। हम उसका घर आता सामान ले गए जो रिश्ता वाले ले जा रहा छोरी वाले ट्रैली में कह लिखे, और अगले ने जिसकी मोल ले रखा था
तिरंग भी कर रखा था उस मकान में। हमने के देखा उसकी देखा तो उसका नाम थे अंतकाल रजिस्ट्री, अंतकाल उसे का नाम था। हमने जाकर उसका सारा काम जचाए दिया कर दिया, महले भर रहो वो च कुत्ता लो जो मारा तेन कह दे बोले तो गलत हो गया, वो कह दे मैं गलत बोले ओडे ठीक थे काम में मैं भी अच्छा पंगा लिया भाई भी के बात हो गया बोला तो पुलिस वाले आए थे। अगला दिन मामूदी थाने में ले गए, रविंदर जी भी आ रहे थे भाई साहब, तो थाने में ले गए। उनसे कहा मैं बता हम ठेका ले रहे हो भाषण शिफ्ट करने का, बोला जी मैं हमने कुछ नहीं कहा। बात लंबी चल गई तो नू चल गई। मैं कहा भाई बड़े आदमी हो ले रहे होगे बैंक, बड़ा आदमी के भी पीछे ले रहा होगा। बोला जी मैं हम पीछे तो कौन ले रहे, मैं हमने चोर को करो हम ले रहे हैं। बोला ले रहे होता तो कि में होगा, हम तो जानते भी नहीं किस जाति तह के धर्म है। नू बोला नू कुकर है, एक जना बोला जी तो छापड़ा तह खटकड़ है प्रधान है, और ये तो रोड है जाति के, रोड है गुज्जर है जो भी है। बोला अच्छा, बोला फिर मैं भी खटकड़ हूँ कर सिंधु का था। बोला ठीक है प्रधान जी फिर तो कोई बात नहीं, मैं तो हमारी बेइज्जती ना करे प्रधान कह के। तो मतलब उस आदमी ने सारी बात मान ली। आज रविंद्र युवा है नहीं और आगे भी फैसले करा हुआ है। ओडा का जो एमएलए है गोलन प्राइवेट, उसका साथी ने मकान ले रखा है। तो हम गोलन दो रवि गए, महा राम राम जी राम राम, किसी के ब्याह में था वो बुला लिया। बोला जी कुकर आए, महा जी माम न्यू आए हैं, तेरे एरिए में एक आदमी इतना तंग हो रहा है। बोला मेरी कौन एसपी भी मानदा, और ओण देर जीती ले रखा हुए भी मेरे तो पूछ के ले रहे हैं। मामा ना तो तेरी सिफारिश करा दे ना माम एसपी लड़ दे, माम तो तने नू बतान आए थे, भाई तो समाज की सेवा का नाम लेकर काम कर रहे हैं। बोले हाँ, तो महा तो समाज की सेवा करदा को नहीं, ठीक है यू भाई इसके मकान में रहोगा। और आज तक भी वो भाई उसके मकान में रहा है। और उस एमएलए ने उस मकान में मीटर लुआ दिया जी, को तरीका होगा मैंने तो ज्ञान नहीं, वो पुराना मीटर पैड के लेके नया लुआ दिया। JESDO तो बताया कि ओ भाई आज भी उस मकान में रहे, और उस थाने में जाकर लोगों के फैसले करा हुआ है। बबली आ गया, देखो वो आ गया जी। और किमें काम को इसकी मां न्यू कहते भाई बोले हम काम में ठीक के नहीं थे, बहुत देख के सजा हुई। और कोठी में बैठे, कोठी के 50 लाख रुपये 3 साल तक। आइए बबली भाई, 3 साल इस भाई ने उस मकान में बड़े हो गए थे, 3 साल मकान ने देखे हो गए थे, ठीक है। और यू भाई आज सब तक पाछा आया है, यह भी बात सोचनी चाहिए जी। नहीं सह परिवार आना चाहिए जी, सब तक पाछा आया और आज आया है तीसरे दिन है। बटे जो टिकाई थे देख ले कड़े है कोई ठीक है अपना। हाँ तो आप कैसा फील कर रहे हैं? मजा आ रहा है जी, बहुत सही बहुत बढ़िया मजा आ रहा है जी। ये पुलिस वाले के को सारी बता, ठीक है पुलिस वाला के लाग गई मना लाग दियो अंडर जी, बंद हो गया करिए ऊपर न करने। हेलो पुलिस वाले के को है, पुलिस वाले कुछ कहते नहीं, बोले भाई तो बग जाता है अपना मकान मुकुम तो ही रख। और ठीक है इन्हें तो मजा आ रहा भाई, अपना मकान अपने हाथ में आ जाओ तो मजा तो आवेगा। लेकिन विधायका के फोन आवे मामले सुलझाने के जिवे तो दौड़े पर। अच्छा हाँ, पोजेशन से पहले सच्ची चुनाव से पहले रविंदर तो भी आया करता, और जो जितने विधायक थे सारे रविंदर भरती ये बात कर रहे हैं भाई, हम साथ में इकट्ठे होंगे, हाँ जी बोल रहे हैं। बोले एक पोजेशन सा आ रहा था बोले हम पोजेशन रखवाने वाले दिखा, बोला ना एक थमे दिखो बस। तो आपकी पेनिट्रेशन बहुत गहराई तक जा चुकी है पूरे समाज में। हम लोगों को जो डर है वो ये है कि जब ज्यादा लोग आएंगे तो मार पे संभाले कौन जावे, तो इसलिए आपके पास ट्रेंड लोगों की टीम का फ्रंट में होना बड़ा जरूरी है। तो लेवल 2 की ट्रेनिंग अभी जल्दी रखेंगे, 7 दिन वाली जो लेवल 2 की ट्रेनिंग है, लेवल 3 वाली भी करांगे बड़ी जल्दी, एजुकेशन वाली भी कंप्लीट करांगे। और इसी दौरान साथ में अपना जो 5 तारीख को ये रोहतक वाली है, अपने साथियों को संदेश पहुंचा दियो, जितने भी मोर्चे के साथ साथी जुड़े हुए हैं जो 1 दिन 2 दिन के लिए निकल सके हैं, मैं उसमें रोहतक वाली में जरूर आ जाएं। रोहतक वाली ट्रेनिंग से फिर अपनी टीम बना करके आगे निकालेंगे कि भाई यो काम अपा इसको आगे कैसे बढ़ाना है। बाकी
एक सवाल है कि एक सवाल और आया था कि बच्चे का जन्म अपने घर पे हो, इसकी कैसे व्यवस्था करें। इसके ऊपर जो दाई आपके गांव में हो, अगर नहीं है तो पड़ोस के गांव में मिलेगी, नहीं होगा तो और पड़ोस के गांव में मिलेगी। आप लोग अपने लेवल पे थोड़ा ट्राई कीजिए कि अपनी बेटियों को, अपनी पत्नियों को मतलब उनको प्रोत्साहित कीजिए कि वो सीखें नॉर्मल डिलीवरी, उससे जा करके अगर वो काम आप कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज फिर यहाँ भवानीगढ़ के अंदर डॉक्टर पूनम हैं जो स्पेशल नॉर्मल डिलीवरी पे ही काम करती हैं, और टीम में जो भी होगा जिसको भी ज़रूरत पड़ेगी आप नंबर ले लेना, ग्रुप में आप लोगों के पास नंबर चला जाएगा, वो आ जाएंगी। इवन वो सिखाने के लिए भी तैयार रहती हैं, पर जितना बड़ी चीज़ें हैं इनको सीखने में टाइम भी लगता है, खूब सारा तजुर्बे की भी आवश्यकता रहती है। पहले ये व्यवस्था हर गांव के अंदर ऑटोमेटिक हुआ करती थी। आने वाले टाइम में भी हम लोग कोशिश यही करेंगे कि इस ज्ञान को, इस समझ को हर लोगों तक पहुंचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि सारा पंगा जो है वो समझ का ही है, सारा रोड़ा ही समझ का है। तो इसलिए आप सब साथी जो हैं इस बात को ध्यान रखिए कि समझ ही है जो कुछ है। बाकी वर्मा जी वाली वो जो वीडियो है जो हमारी 7 दिन की ट्रेनिंग में थी, 3-4 घंटे वाली, वो किस किस ने सुनी है अच्छे से? जो लोन वाले मसले पे साथी जितने भी हैं ना, वो ज़रूर उसको सुन लो, मैं ग्रुप में डलवा दूंगा। उसको सुन करके उसमें काफ़ी सारे सवालों के जवाब डिटेल में दिए हुए हैं, और कोई भी सवाल ऐसा नहीं है उसके अंदर जो आपका पेंडिंग रह जाएगा। सब सवालों के जवाब ऑलमोस्ट मैं दे चुका हूँ। एक काम आपको जो बड़ा करना है, 3 तारीख की रात को, रात भर लाइव चल सकते हो साथ में मेरे यूट्यूब चैनल पे, नीडर इंडिया पे। कौन कौन चल लगा? पिछली वाले में कौन कौन थे? कोई बात नहीं, हाथ नीचे करो। फिर इनकी बार 3 तारीख को रात 8:30 बजे हम चालू करेंगे। प्लान है कि 1000 लोग लाइव चले वहाँ हमारे साथ में। मान लो यूट्यूब चैनल के ऊपर 1000-2000 लोग रेगुलर चलने स्टार्ट हो जाएंगे ना जब, तो फिर ये समझ लेना कि फिर बात दूर, क्योंकि जैसे ही आप 1000 लोग जुड़ोगे ना, ऑटोमेटिकली फिर बहुत से लोगों तक संदेश जावे कि इतने लोग लाइव देख रहे हैं, इतने लोग लाइव देख रहे हैं, तो वो रिकमेंडेशन जाती है। तो फिर ये वाले जो मैसेज जो जनता सरकार मोर्चा वाले और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हैं, वो सारी वीडियोस भी फिर सर्कुलेट होती हैं। उससे समाज में जागरण चेतना बढ़ रही है। मतलब हम देख रहे हैं, आप अब गांव में जाते हो तो मुझे लगता है कोई ये गांव ऐसा बच रहा होगा जहां जेएसएम के बारे में, जनता सरकार मोर्चा के बारे में लोग नहीं जानते। क्यों जी? मतलब लगभग जान रहे हैं, और आने वाले टाइम में और भी जानेंगे। तो जो साथी हैं वो अपना सहयोग जरूर यहाँ अपनी इस कार्यक्रम के लिए लीलाराम जी को लिखवा